साथियों, आज मैं आप सबको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल रूप में बताने जा रही हूँ। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, कौन कौन से तर्क जो है लक्ष्मण ने दिए, कौन कौन से कारण बताए। सबसे पहला कारण यह था कि हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, दूसरा जो है अगर बिंदु देखोगे तो इसमें रहेगा कि धनुष बहुत पुराना था। फिर आगे लिखोगे कि पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि क्या लाभ। फिर उसके आगे श्री राम ने तो इसे जो है नया समझा था और जैसे उन्होंने छुआ धनुष टूट गया। इसमें श्री राम का क्या दोष है, इसमें श्री राम का क्या दोष है, छूते ही टूट गया था। तो ये तीन चार पॉइंट इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा देखिए, क्योंकि आपको 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखना है, तो 25 से 30 शब्द अगर नहीं हो रहा है इतने में, तो आप थोड़ी सी कहानी को बता दीजिए कि धनुष यज्ञ में परशुराम जी जो है धनुष टूटने के बाद बहुत क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं धनुष किसने तोड़ा। इस तरह से आप थोड़ा उसको जोड़ सकते हो तो 25-30 शब्द हो जाएगा। और कारण तो यही है 3-4, धनुष पुराना था टूट गया, और पुराने धनुष टूटने से क्या हानि क्या लाभ, और श्री राम ने तो इसे सिर्फ इसे नया समझा था, छूते ही टूट गया, और हमारे लिए तो सारे धन और जो है अगर छूते ही धनुष टूट गया तो इसमें रघुपति का क्या दोष है, श्री राम का क्या दोष है। इस तरीके से इसका प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब आप पूरे प्रसंग में जब पढ़े हैं तो देखे हैं कि श्री राम एकदम शांत हैं और लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं। जब परशुराम जी क्रोध करते हैं तो श्री राम बहुत ही शांत रहते हैं और बहुत ही विनम्र रहते हैं और वह कुछ भी नहीं बोलते हैं। और इससे पता चलता है कि वो बहुत ही गंभीर स्वभाव के थे। श्री राम बहुत ही शांत स्वभाव के थे और बहुत ही विनम्र थे और बहुत ही दूरदर्शी थे, मतलब दूर तक सोचने वाले। और लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा था, उनका बच्चों जैसा, जैसे बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और फिर जवाब दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत ही जल्दी जो है जवाब देने वाले, बहुत ही बुद्धिमान और व्यंग कला में निपुण। पूरा कितना व्यंग किए हैं इस पाठ में, वो व्यंग करने वाले और जो है बातूनी, बहुत बात करने वाले, बात का जवाब देने वाले और सम्मान करने वाले, बड़ों का सम्मान करने वाले। वो परशुराम जी को हमेशा नाथ स्वामी इस तरह कह के बोलते हैं और जो है श्री राम को भी रघुपति और इस तरीके से जो है संबोधित करते हैं। तो इसका ये हो गया अर्थ। अब आगे देखिए, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको जो भी अच्छा लगा, जो भी आपको सबसे अच्छा लगा उसे आप बताइए कि क्या अच्छा लगा। ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन उत्तर आपका जो पूछा जाएगा वो 25 से 30 शब्द में होगा। तो ये ऐसा प्रसंग चुनिए जिसमें आप कुछ बोल सकें। आप ये भी कह सकते हैं जब वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई कोहड़े की बतिया नहीं है और जो आप उस तर्जनी देखकर मर जाएगा, ये भी कह सकते हैं। और जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मेरे लिए मृत्यु को बुलाकर लाए हैं, तो वो आगे पीछे की कहानी थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब चौथे में देखिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। अब पद्यांश दिया गया, पद्यांश मतलब कविता का अंश दिया गया, इसी के आधार पे बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। और बस उन्होंने क्या कहा था, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, मैं अत्यधिक क्रोधित हूँ, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ और मैं भुजाओं के बल पर पूरी पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया और अनेकों बार मैंने पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया और सहस्त्रबाहु के समान तुम मुझे दोषी दिखाई दे रहे हो।
क्यों, इसलिए मैं तुम्हारा जो है वध कर दूंगा। यही बात इन्होंने कहा है उनसे। तो ये भी हो गया इसी में से। और आगे कहते हैं कि मात पिता ही जन सोच बस, और अपने माता पिता को सोच में मत डालो, और अपने माता पिता को सोच में मत डालो। और हमारा जो फरसा जो है बहुत ही निर्दयी है, इसके डर से माँ के कोख में ही बच्चे मर जाते हैं। तो इसका तो उत्तर आप दे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, इसका अर्थ आपको आना चाहिए। अब यहाँ पांचवा प्रश्न देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। वीर वीर उन्होंने नीचे जाके बताया, आपने देखा, उन्होंने कहा है कि जो वीर लोग होते हैं वो युद्ध के मैदान में जाकर युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। वो खड़े होकर वहाँ अपनी गाथा नहीं गाते हैं, अपने बारे में नहीं बताते हैं। तो ये 25 वर्ड में लिखना है, 30 शब्द 25 शब्द में लिखना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप कहानी बता दीजिए कि जैसे परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर बार बार अपनी तारीफ़ करते हैं, बार बार तारीफ़ करते हैं, और फिर लक्ष्मण को मार देने की धमकी देते हैं। तो इससे लक्ष्मण जो है वह कहते हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, अगर मारना है तो मार दीजिए। आप तो वीर हैं, लेकिन एक बच्चे को धमका रहे हैं। आप इतने जो है अगर वीर हैं तो युद्ध के मैदान में लड़िए, क्या कभी लड़े नहीं हैं क्या? और मैंने तो आपको वीर समझा था, लेकिन आप अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये कायरों का काम है जो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करें। ये लक्ष्मण ने यही उन्होंने विशेषता बताई थी। खास तो यही है, इतना ही है कि जो है वीर लोग होते हैं युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, और वो अपने बारे में बार बार अपनी तारीफ नहीं करते हैं। लेकिन आप लोगों को 25 से 30 शब्द में लिखना है, इसलिए थोड़ा तो कहानी को इधर उधर से लेना पड़ेगा, आगे पीछे से। तो और यहाँ पे छठा देखिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और सबके लिए बहुत अच्छा। अब इसका देखिए कि अगर इंसान के अंदर साहस है और शक्ति है, ताकत है, बहुत शक्तिशाली है और बहुत ही साहसी है, लेकिन वो विनम्र नहीं है ना, वो दूसरों के साथ बहुत जो है रूखे स्वभाव से पेश आता है, बुरा भला कह देता है, नीचा दिखा देता है, इस तरह उसका स्वभाव है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपके अंदर साहस है, शक्ति है, उसके अंदर विनम्रता भी है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे अब आपने देखा कि परशुराम जी तो इतने साहसी हैं, इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन विनम्रता नहीं है। क्रोध ही दिखाया गया, उनका क्रोधी पना, और उनका जो अपने बारे में बार बार तारीफ़ करते हैं। तो अगर उनके अंदर भी विनम्रता अगर थोड़ा सा होती, थोड़ी विनम्रता उनके अंदर होती, तो पूजने योग्य थे। लेकिन साहस और शक्ति होने के बावजूद उन्होंने विनम्रता नहीं दिखाई, तो इसीलिए उनका सम्मान वहाँ पे नहीं हो पा रहा। लक्ष्मण जी उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने बारे में बहुत ही घमंड से बोल रहे हैं, और ये बात किसी को अच्छी नहीं लग रही। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर आपके पास साहस और शक्ति है, तो उसके साथ विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब भी आप लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं पाठ से। अब यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव का मतलब आप जानते हैं? भाव का मतलब अर्थ नहीं होता है, कभी भी अर्थ नहीं होता कविता का। भाव का मतलब होता है कि कविता जो है किस प्रसंग के लिए कही गई है। ये मान लीजिए क वाली जो दोनों लाइन है, ये क्यों कही गई है, उससे आपको जोड़ना है, इसका अर्थ नहीं बताना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कविता, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। अब यहाँ पे क्या है, भाव क्या है। अब अर्थ पे मत जाइए, भाव यही है कि आप जो है हमें डरा कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, आप हमें इतना कमज़ोर समझ रहे हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ जो है, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, और आप जो है हमें इतना कमज़ोर समझ रहे हैं कि आप जो है हमें डरा कर चुप करा देंगे, धमका कर चुप करा देंगे। तो यही बस यही भाव है इसका, कि आप हमें इतना कमज़ोर मत समझिए कि आप हमें फूंक कर उड़ा देंगे, है ना। आप पहाड़ को फूंक कर उड़ा नहीं सकते, हम भी बहुत ताकतवर हैं, यही इसका भाव है। अब खा में देखिए, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाई, और देख कुठार सरासन बाना, मैं कछ कहा सहित अभिमाना। कह रहे हैं परशुराम जी से, कह रहे हैं कि यहाँ कोई इतना कमज़ोर नहीं है कि आपकी बातों से डर जाएगा। ये भाव हुआ।
जब आप भाव बनाते हो तो अर्थ पे मत जाओ, कोहड़े की बतिया ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा कहिए कि यहाँ पे कोई कमज़ोर नहीं है जो आप बार बार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैंने तो आपको वीर समझा था, मुझे अभिमान हो रहा था कि मैं एक वीर से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप हमें कमज़ोर समझ रहे हैं। मैं वीर समझकर आपका सम्मान कर रहा था और आप हमें कमज़ोर समझ रहे हैं। इतना डराइए मत। अब ये बस यही इसका भाव हो गया। अब गादि सोनु का हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ, और अयमय खाण नऊकमय अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं, ऐसा दिखाया गया है कि सबको जो है परशुराम जी कमज़ोर ही समझते हैं कि सब कमज़ोर होगा हमसे, सिर्फ मैं ही ताकतवर हूँ। वो ये नहीं जानते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण जी भी बहुत ही जो है वीर हैं। वो इतने कमज़ोर नहीं जैसे परशुराम जी जितना समझ रहे हैं, और यही बात यहाँ पे कही गई है। अब यहाँ पे देखिए 8वां पाठ के आधार पर तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। अब 10 पंक्तियाँ लिखनी है तो 10 पंक्तियाँ अगर न पूछी जाए, थोड़े पूछी जाए, काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो भाषा सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, तो उन्होंने जो है भाषा सौंदर्य क्या होता है, कविता का सौंदर्य क्या है, क्या सुंदरता है कि जो बात कहते हैं उसके माध्यम से, तुलसीदास जी जो बात कहते हैं उसके माध्यम से एक संदेश देते हैं, समाज को एक संदेश देते हैं। और जो समाज में ऐसे उदाहरण है जैसे कोहड़े की बतिया, खाड़, ऊख, है ना, इन सब चीज़ों का जो है लेकर उदाहरण, जैसे सब लोग समझ पाएँ, या ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग करके और एक बड़ी बात कह जाते हैं। उनका ये भाषा का सौंदर्य है। ऐसे शब्दों को चुनते हैं जो सब जानते हों, जो है साधारण जनता भी जानती हो, सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, और उन्हीं से वो बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। और अवधी भाषा का प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से किया गया, बोलचाल की भाषा का, और चौपाई छंद है, और जो है शब्दों को बहुत सही तरीके पे प्रसंग के अनुसार लिया गया है। जो भी प्रश्न उन्होंने लिया है, अलंकारों का जहाँ प्रयोग करना है, जहाँ पे जो है व्यंग बोलना है, इन सब चीज़ों का बहुत ही सुंदर प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। तो ये भी आपको 25 से 30 शब्द में है, तो कहने का मतलब लिखना पड़ेगा, 25 से 30 शब्द में लिखना पड़ेगा। तो आप जो है भाषा सौंदर्य मतलब काव्य सौंदर्य, कविता का सौंदर्य जरूर पढ़ लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। व्यंग पूरा जो है व्यंग, लक्ष्मण जी इतना व्यंग बोलते हैं, हर बात में व्यंग बोलते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो है बहुत कई बार जो है लक्ष्मण जी ने व्यंग शब्दों का, व्यंग का प्रयोग किया। व्यंग का मतलब होता है किसी को सीधा ना बोलना कुछ बात, लेकिन उसकी जो है मतलब तारीफ आप कर रहे हैं उनकी, लेकिन वो तारीफ नहीं है, उन पे जो है व्यंग है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाई, ये कह सकते हैं आप। और एक तुम तो काल हाँक जन लावा, इस तरीके से 2-4 लाइनें आप व्यंग के रूप में याद कर लीजिए। और फिर जो है बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबो ना सिर सिकीन गोसाई, ऐसे 2-4 पंक्तियां आप जो है 2-4 लाइन याद कर लीजिए जिसमें व्यंग किया गया हो। है बहुत सरल, लेकिन थोड़ा सा आपको काम तो करना पड़ेगा इसे समझने के लिए। अलंकार जो है इसमें तो अनुप्रास है, अनुप्रास आपके पोर्शन में है नहीं। कोटिकल संवचन तुम्हारा उपमा है नहीं। और ये है उत्प्रेक्षा, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मुझे लाग बुलावा। और आप तो जो है मान लो, है ना, तुम तो काल हाँक जन लाओ, मान लो आप मृत्यु को हाँक कर लाए हैं और बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे देखिए लखन उतर आहुत सरिस, सरिस आ गया तो उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार भी आपके पोर्शन में है नहीं। तो उत्प्रेक्षा जो है इसको उदाहरण के रूप में पढ़ लीजिए, अगर कविता से आएगा तो आ सकता है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न देखिए। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। चिर निवृत्ति का मतलब होता है ख़त्म करना कोई चीज़। तो अगर इंसान क्रोध नहीं करेगा तो वो जो है अत्याचार को सहता रहेगा।
तो यहीं पे कहा गया है कि क्रोध बुरी चीज़ है, लेकिन क्रोध की ज़रूरत हमें पड़ती है। कभी कभी अन्याय का विरोध करने के लिए हमारे अंदर क्रोध आना चाहिए, या किसी दूसरे पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तब हमारे अंदर क्रोध आना चाहिए। गलत बात के लिए हमारे अंदर क्रोध आना चाहिए। अगर आप चुपचाप सहते रहेंगे, विरोध नहीं कर पाएंगे, तो जो है आप जो है अपने कष्टों को कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। तो क्रोध का सकारात्मक के रूप में भी क्रोध को प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी होता है क्रोध कभी कभी। मान लीजिए अध्यापक आपके ऊपर क्रोध करते हैं, है ना, तो इसका वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है, लेकिन क्रोध जरूरी है। अब आप अगर ठीक से पढ़ेंगे नहीं ना, तो अध्यापक बोलेंगे ना क्यों नहीं पढ़ा आपने, तो क्रोध तो उनको है, लेकिन एक क्रोध आपके लिए अच्छा है, उसका असर अच्छा हो, प्रभाव अच्छा हो। अगर आपके क्रोध से किसी का नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है, तो क्रोध बुरा नहीं है। अगर आपके क्रोध से किसी को नुकसान होता है तो क्रोध बहुत बुरा है। हालांकि क्रोध अच्छी चीज़ नहीं है, क्रोध करने से सबसे ज़्यादा नुकसान तो अपना ही होता है। तो इसलिए जीवन में क्रोध आना बहुत ज़रूरी है। जब क्रोध आता है तभी हम जो है जीवन में अत्याचार का विरोध कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे, मतलब उसका सकारात्मक रूप भी होता है क्रोध का, ये आप बताइए। अब आगे चलिए यहाँ पे, संकलित अंश में राम जी का व्यवहार विनयपूर्ण है और संयत है। संयत है मतलब एकदम सधे शब्दों में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं प्रयोग किए हैं। और लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग कर रहे हैं, व्यंग पे व्यंग बोले जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे व्यंग का बाण चलाए जा रहे हैं। और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता, इस परिस्थिति में आपका व्यवहार कैसा होता। वहाँ पे लक्ष्मण जी व्यंग बोले जा रहे हैं, राम जी बहुत ही शांत हैं, और परशुराम जी का क्रोध जो है बढ़ता जा रहा है। तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, लिखिए। आप जो है पहले तो चुपचाप सुनेंगे। अगर मैं लिखूं तो ऐसे ही लिखूंगी कि पहले तो हम चुपचाप पहले नहीं बोलने लग जाएंगे, बातों को समझेंगे, और किसके चुप कराने से झगड़ा शांत होगा। अगर हम लक्ष्मण जी को कुछ बोलते हैं, चुप रहने के लिए समझाते हैं, हमें लगता है वहाँ पे बात बन सकती थी। अगर लक्ष्मण जी को हम चुप कराते तो परशुराम जी का क्रोध अपने आप शांत हो जाता, इतने क्रोधित न होते। तो अगर मैं वहाँ होता तो मेरा व्यवहार ऐसा होता कि मैं लक्ष्मण जी को ही समझाने की कोशिश करता, और फिर उसके तुरंत बाद परशुराम जी को भी हाथ जोड़कर पैरों में गिर कर और उनसे विनती करता या करती कि कृपया आप शांत हो जाए। उनकी बहुत तारीफ़ करते, जैसे वो अपनी तारीफ़ करते वही तारीफ़ हम उनसे करते। और हम श्री राम से भी कुछ कहते कि हाँ बोलिए यहाँ पे और कुछ कहिए, ऐसा व्यवहार हमारा होता। और विश्वामित्र जी से भी कहते कि आप जो है लक्ष्मण जी को मना कीजिए, थोड़ा कम बोलें। तो इस तरीके से आप सोचिएगा आप क्या लिखेंगे। अब परीक्षा हॉल में बैठ के आप मत सोचिए कि हम क्या लिखेंगे, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। अपने किसी परिचित या मित्र की स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, ये भी आ सकता है। अपने किसी परिचित को जानते हैं, किसी मित्र को जानते हैं अपने, जो बहुत अच्छा है, आपके नज़दीक है, आपको उसका स्वभाव अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप ज़रूर लिखिए, दोनों चीज़ें जिसमें हो। अगर नहीं जानते हैं तो आप कल्पना करके लिखिए, क्योंकि आपका परीक्षा का प्रश्न है ये। तो अभी किसी का भी लिख लीजिए, 2-4 लाइनें सबके बारे में लिख लीजिए। अब 14वां प्रश्न देखिए, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए, बहुत अच्छा। अगर छोटी लिख देंगे कहानी, आप ये नहीं कर सकते अरे ये तो हमारे पोर्शन में नहीं था, हम कैसे लिखें। कभी भी किसी की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस संसार में भगवान ने सबको कुछ न कुछ ताकत दी है ना। सब और इसी पे कोई कहानी छोटी सी बना लीजिए, हाथी और चींटी की कहानी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी कहानियाँ, छोटी सी कहानी, लघु कथा 9th में आप पढ़े हैं ना, लघु कथा आप लिखिए, 25 से 30 शब्द में लिख के ख़त्म कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको कहानी लिखनी नहीं आती, तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। और ये कहानी यही है कि किसी की क्षमता, किसी को कमज़ोर मत समझो, सब में कुछ न कुछ ताकत है इस दुनिया में, यही बात यहाँ पे बताई गई है।
15वां प्रश्न, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया। कोई ऐसी घटना आपको याद है जब आपने अन्याय का विरोध किया है? अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? अवधी भाषा जो है उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ और बनारस, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, इन सब जगहों पे बोली जाती है। अयोध्या, और यह तुलसीदास की अन्य रचनाएं, ये तो पाठ की जो है एक्टिविटी है बाद की। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको प्रश्नों का उत्तर जो है मैंने प्रश्न समझाने की कोशिश की है आपको। अगर मैं लिख देती तो वही रटने वाली बात हो जाती। अगर आप इसको समझ पाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा इस तरीके से ज़रूर पढ़िए, और अगर कठिन लगे तो पूछिए कि यहाँ पे जो है नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ